हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से पता है तो ट्रस्ट मी 50% ऑफ योर बैटल इज वॉन। क्योंकि होता क्या है, जनरली व्हेन नए एस्पिरेंट्स डिसाइड करते हैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, दे टेंड टू इग्नोर द सिलेबस विच इज प्रोवाइडेड बाय द यूपीएससी। एंड फिर मार्केट्स में और भी रूमर्स फैले हुए होते हैं कि भाई यूपीएससी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशंस। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर साल जब यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें अपना सिलेबस जो है पूरा का पूरा कट आउट करके दे देता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है। सो इट्स बेटर कि आप सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से समझिए। ओके, क्योंकि अगर आप सिलेबस अच्छे से नहीं समझेंगे एंड देन यू नो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपरेशन विदाउट नोइंग व्हाट इज टू बी एग्जैक्टली रेड, तो फिर प्रिपरेशन के कुछ टाइम बाद आप पैनिक मोड में चले जाते हैं, जो कि एडवाइजेबल नहीं होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। नाउ देखिए, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द सिलेबस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोल रहा हूं कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेमोराइज करिए सिलेबस को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को रोज याद करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे एक बार हमें अपने सिलेबस पे खाली नजर घुमानी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ लेंगे जो कि आपको नहीं पढ़नी है। एंड यूपीएससी का जो फोकस रहता है, उसमें जो जनरल स्ट्रैटेजी होती है, उसमें हमें यह तय करना होता है कि हमें कौन सी चीजें छोड़नी है रादर देन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। यूपीएससी में जो नहीं पढ़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में पढ़ने के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी मच रेडिली अवेलेबल, और वी आर टेम्प्टेड टू रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो कि हमें नहीं करना होता है। ठीक है, सो ट्राई करिए कि आप सिलेबस को मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज मतलब उसको रिपीटेडली डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट आप सिलेबस को देखिए अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब भाई, जैसा कि हमें सब जानते हैं कि हमारे यूपीएससी एग्जाम के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एंड देन इंटरव्यूज। एंड इसमें जनरल स्टडीज एंड सीसैट के बारे में भी बहुत कुछ है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको जरूर यहां पे बताना चाहता हूं कि आपके मेंस से ही आपका प्री बनता है। जो मैंने सीखा है, मेंस से ही आपका प्री बनता है। अगर आपने मेंस के लिए एग्जॉस्टिव तरीके से तैयारी करी है, तो आप ये देखेंगे कि ग्रेजुअली व्हेन बाय द टाइम यू रीच टू योर प्रीलिम्स, कि जब आप नजदीक पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द प्रीलिम्स पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो आपका मेंस से ही प्री बनता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस टॉपिक के ऊपर हम फिर किसी दिन और डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। नाउ मेरा आज का फोकस है आपके मेंस के सिलेबस के ऊपर। देखिए, मेंस में आपके क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। देयर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स। आपका एक इंडियन लैंग्वेजेस का पेपर होता है, दूसरा आपका इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें भी आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन 2 पेपर्स को बहुत लाइटली लेते हैं, और बाय द टाइम दे गिव दिस पेपर्स, वो इन पेपर्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा हुआ भी है। लोग इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप इन 2 पेपर्स में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपके जो पेपर्स जो मेरिट के लिए काउंट होने वाले थे, आपका एसए का, आपके जीएस के पेपर, आपके ऑप्शनल के पेपर, तो वो तो एटलीस्ट आपके पेपर चेक भी नहीं होंगे। दे वोंट बी इवन चेक्ड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट टेक दिस लाइटली। ओके, उसके बाद एसे। देखिए, एसे एक अलग से बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। आपका एसे, आपका एथिक्स का पेपर और आपका ऑप्शनल आपकी रैंक डिसाइड करेगा। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ चलिए देखिए, ऐसे आपका मेरिट के लिए काउंट होता है, ये हमें पता है। नाउ ये देखिए, अगर आप देखेंगे जनरल स्टडीज का सिलेबस, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो ब्लू ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें आपका पूरा हिस्ट्री है और कल्चर पार्ट है, एंड इवन वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो जैसे अगर आप देखेंगे इंडियन कल्चर में एंशिएंट टू मॉडर्न, अभी तक का हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के बारे में हमें पढ़ना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से हमें पढ़ना है। अलग से फ्रीडम स्ट्रगल पे हमें फोकस करके पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर आपके वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है,
कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, ये सारी चीजें जो आपके 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से हैं, तो इनको आप अच्छे से सेग्रीगेट करिए, ठीक है। प्लीज डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड बाय द सिलेबस। सिलेबस तो जो है वो है, लेकिन अगर हमने अच्छी तरीके से, हमें पता है कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सोसाइटी में आप आएंगे, सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वुमेन का रोल, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, फिर आपका ग्लोबलाइजेशन और उसके इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट्स, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पे कुछ सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको GS2 में भी मिलेंगे, GS3 में भी मिलेंगे। दे आर स्लाइटली ओवरलैपिंग। जैसे सोशल एम्पावरमेंट है, वुमेन के ऊपर है, वुमेन का रोल, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है, ये काफी सारे कुछ जो है वो आगे आपको पेपर्स में भी ओवरलैप करेंगे। तो इन सारी चीजों को हमें और अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ओके। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी हमें पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, और आपका जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक्स है, स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और भी ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फॉना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो यहां पे अल्टीमेटली हमें समझ में आया, हमें कुछ हद तक वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ हद तक हमें रीजनल ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और कुछ हद तक हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिटिल बिट ऑफ एनवायरमेंट का भी पोर्शन इसमें ज्योग्राफी में आ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड, ओके। तो ये हो गया आपका GS1 का सिलेबस। GS2 के सिलेबस में जब हम बात करेंगे तो देखिए काफी बड़ा है ये सिलेबस। ये जो ब्लू ब्लॉक पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, यूनियन एंड स्टेट्स के फंक्शंस क्या होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पढ़ना, वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके क्या फंक्शंस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। एंड अब आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानना, MPs, MLAs, बेसिकली हमारी जो देश की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका डेवलपमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। मैंने आपको बोला था कि ये ओवरलैप करेगा, तो आप इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। डेवलपमेंट आपने GS1 में भी पढ़ा है, डेवलपमेंट आप GS2 में भी पढ़ेंगे। फिर आप देखिए डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, NGOs का रोल, SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या रोल है, ठीक है, और जो अलग स्टेक होल्डर्स हैं, वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, तो अल्टीमेटली वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें ओवरलैप करती हैं, ठीक है। आगे देखिए इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, आपके अगेन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज। तो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। फिर आपके पॉवर्टी एंड हंगर देखिए फिर से आ गया, ओवरलैप हो गया। उसके बाद हमें देखना है गवर्नेंस के बारे में, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। देखिए ये सारा जो छोटा छोटा पोर्शन है ना, ये इसके ऊपर आप अच्छे से पढ़िएगा। ये सारा कुछ आपको NCERT से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कैसे क्या पढ़ना है वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। इसमें अलग से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस हमें अच्छे से करना है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं, इफेक्ट्स ऑफ, जैसे कि आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स हो गया, G4 है, G7 है, G20 है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि इंडियंस जो है वो वर्ल्ड में बहुत जगह फैले हुए हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में हमें जानना है, हमें पता रखना है। और उन सारी पॉलिसीज जो कि इंडिया को इफेक्ट करती हैं, जो बाहर के देशों ने ली हैं, जो इंडिया को इफेक्ट करती हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ अवर कंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एजेंसीज, फोरा एंड द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट भी हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि आपके वर्ल्ड बैंक है, UN है, IMF है, ये सारी चीजें इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें IR का एक अलग से इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम अच्छे से करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, उस सब के बारे में, उनका स्ट्रक्चर और उनका मैंडेट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है आपका हमारा GS2 खत्म। अब हम आते हैं GS3 की तरफ। तो GS3 में जब हम देखेंगे तो इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट से बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। तो इसमें यहां पे हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट की बजटिंग, ये आपका
इकोनॉमी का पार्ट है पूरा। उसके बाद लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट हुए इंडिया के ऊपर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंजेस, जो एवोल्यूशन हुआ हमारा इकोनॉमी का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कैसे होंगे वो उसके बारे में हमें जानना होगा, ठीक है। उसके बाद से जैसा कि आप देख रहे हैं अलग से मैंने सेक्शन दिया हुआ है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां पे हमें देखना है कि ऑफ लेट आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कैलामिटीज हैं। इसके लिए एनडीआरएफ का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि एनडीआरएफ काफी इस पैंडेमिक के कोर्स में काफी ज्यादा एनडीआरएफ की एक इंपॉर्टेंट भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। तो इसलिए डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो मैं कहूंगा एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, पीडीएस के बारे में, एमएसपीस के बारे में, ठीक है, सब्सिडीज के बारे में हमें पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी टू एनहांस एग्रीकल्चर। तो इन सारी चीजों के बारे में एग्रीकल्चर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो कि प्रीलिम्स 2020 में भी एग्रीकल्चर सेक्टर से, एग्रीकल्चर जो टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हमारा फोकस इस पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल रियरिंग, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसको हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए साइंस एंड टेक है और उनकी एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, अगर किसी इंडियन ने कुछ नया अचीव किया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी फिर अवेयरनेस इन आईटी में हमारी फील्ड्स ऑफ अवेयरनेस एंड स्पेस के बारे में हमें जानना है, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। नासा से अगर कोई रिलेटेड न्यूज है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसरो से रिलेटेड है तो भी हमारे लिए कुछ, तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद तो ये आपका साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट के ऊपर अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हमें अच्छे से करना है। एनवायरमेंट आज ऑफ लेट देखें काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है यूपीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये पूरा रेड ब्लॉक में जो आप देख रहे हैं ये आपका है सिक्योरिटी के ऊपर। तो देखिए डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बारे में है, नक्सलिज्म के बारे में हमें जानना पड़ेगा। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमें जानना है। जैसे अगर आपको न्यूज में कहीं आपने पढ़ा आईटीबीपी के बारे में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जैसे सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमें देखना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि आप देख रहे हैं सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनर है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे ऊपर हमें ध्यान देना है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट, तो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में जानना है और उनका मैंडेट हमें जानना है। तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे रिसर्च हमें नहीं करना है किसी के ऊपर। यूपीएससी चाहता है कि हमें एज अ आईएएस हमें सबके साथ डील करना पड़ेगा, तो हमें सबके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका जो अप्रोच है वो भी यही होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी पास करना है तो आपका जो अप्रोच है इट शुड बी टुवर्ड्स कंसेप्ट एंड लॉजिक। इन दो पिलर्स के सहारे आप अपना एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। आप अपने कंसेप्ट बिल्डअप करिए और आप अपना लॉजिक और आपकी रैशनल थिंकिंग बिल्डअप करिए, तभी आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स का पेपर। तो देखिए एथिक्स का पेपर में मुझे लगता है काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड होता है। पीपल टेंड टू स्टार्ट preparing their ethics after they have finished GS 1 or 2 or 3, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप GS 4 को स्टार्टिंग से पढ़ना मतलब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप एथिक्स को उठाइए, ठीक है। एथिक्स का जो पोर्शन है, एथिक्स का जो अप्रोच है वो ओवरनाइट बिल्डअप नहीं होता है। एथिक्स का पेपर जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको उसको इनकलकेट करने में समय लगेगा, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट आउट कट आउट सिलेबस इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको एज आपकी ओपिनियन इसमें पूछी जाएगी, केस स्टडीज के द्वारा आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी, तो उसको बिल्डअप करने के लिए टाइम लगता है। द मोर एंड मोर यू रीड एथिक्स, जब आप एग्जाम के एंड तक पहुंचेंगे, बाय द टाइम यू आर रीच टू योर मेंस एग्जामिनेशन, तब आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी जो एथिक्स की ग्रिप है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एथिक्स को स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, एथिकल प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप में, रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी चेक की जाएगी, आपकी एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, इंटेग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टिसिपेशनशिप, एटीट्यूड आपका कैसा है। तो ये सारी चीजें जो इसके ऊपर जो आपकी नॉलेज है वो ओवरनाइट आपको याद करने से या इफ यू गो फॉर रट्टाफिकेशन तो वो नहीं होगा, वो ग्रेजुअली बिल्टअप ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, एथिकल डिलेमास,
ये सारी चीजें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हर जगह मतलब आपको हर चीज को एक एथिकल एंगल से भी देखने का अप्रोच आपको बिल्डअप करना चाहिए, ठीक है। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिविल सर्विसेज, ओके। एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सिविल सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, काफी सारी चीजें हैं। और केस स्टडीज जो होगी बेसिकली, जो केस स्टडीज काफी मतलब उसका काफी वेटेज रहता है एग्जाम, एथिक्स के एग्जाम में, तो वो आप कैसे डेवलप कर पाओगे, कैसे आप कर पाओगे जब आपको पूरा आपका बेस जब तक रेडी नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से एथिक्स को पढ़ना शुरू करिए और बाद में 3-4 महीने जब आप पढ़ चुके होंगे तब आप धीरे धीरे केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तब आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका एसए का पेपर, आपका GS4 का पेपर और आपके ऑप्शनल्स के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रैंक के लिए, ओके। नाउ ऑप्शनल्स, जैसा कि आपको सबको पता है, देयर आर 26 सब्जेक्ट आउट ऑफ व्हिच एन एस्पिरेंट कैन चूज, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके ऊपर भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो करेंगे कि हाउ टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। क्योंकि एक बार आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो ऑप्शनल को बाद में जाके चेंज करना इज नॉट एडवाइजेबल, दो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप चेंज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करना एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के साथ में काफी वक्त गुजार चुके होते हैं, तो नए टॉपिक को समझना, उसके संग कंफर्टेबल होने में समय लग सकता है, ठीक है। तो ऑप्शनल्स कैसे चूज करना है, क्या करना है, वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। टिल देन आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है, हम लोग आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम अदर स्टफ्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर सकता हूं। इवन दो आई विल बी स्टार्टिंग अ फ्यू लेक्चर्स, ठीक है, ग्रेजुअली मैं स्टार्ट करूंगा, बट अगर आपको कुछ लगता है कि भाई आपको कुछ पढ़ना है तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं एंड वी विल गो ऑन विद दैट, ओके। चलिए, थैंक यू।